बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस एट 7 के साथ मैं खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, इस टाइम मैं PP 112 मोहम्मद अदनान अनवर रहमानी साहब के पास मौजूद हूँ, जो कि इस हल्का के टिकट होल्डर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने 2018 में जो इलेक्शन हारा वो 2000 के मार्जिन से अपना इलेक्शन जिन्होंने हारा। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका सफ़र कब से शुरू हुआ और किस बयानिए को और किस वजह से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। सर, अपना सवाल मैं आपको पुट करूंगा कि आपने तहरीक इंसाफ कब और क्यों ज्वाइन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़र साहब, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने ऑल द वे ट्रैवल किया यहाँ पे फैसलाबाद के लिए। हमारी जो बैकग्राउंड है बेसिकली हमारी बिज़नेस फैमिली है और हमारा कोई सियासत से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं था। खान साहब ने एक आइडिया फ्लोट किया था कि हम लोग ऐसे नौजवानों को लेके आना चाहते हैं जो पाकिस्तान के लिए जेन्युइन चेंज के लिए आगे बढ़ें जी, क्योंकि हमारा जो पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था वही पुराने चेहरे घिसे पिटे आ रहे थे और वो चेहरे कभी किसी जमात में जाते थे, कभी किसी जमात में जाते थे। वो जमातें बदलती थी लेकिन वो चेहरे बदलते नहीं, लोग नहीं बदल रहे थे। तो हम लोगों ने, हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी और क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे जी, तो हमें आइडिया था कि इंटरनेशनल और वेस्ट की इकॉनमीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो हम लोगों ने उस आइडिया को जो खान साहब ने किया फ्लोट किया, उसको देखते हुए हम लोगों ने PTA को ज्वाइन किया। 2011 में मैंने PTA को ज्वाइन किया था। सही। और उसके बाद से लेके अब तक हमारा सफ़र PTA के साथ ही चल रहा है। 2011 में आपने ये चीज़ देखते हुए ज्वाइन किया कि यूथ को खान साहब ने साथ यानी कि मिलाया और यूथ के हवाले से काम करने के लिए यानी कि उन्होंने अपना बयानिया बनाया, इस वजह से आपने ज्वाइन किया। लेकिन उस बयानिए और आज के इस हालात में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जब ज्वाइन किया था वो एक अवाम के अंदर, यूथ के अंदर जज्बा और आज के यूथ के अंदर जो जज्बा है, क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, 2018 के अंदर कुछ PTA के जो खैर ख्वाह थे उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें इलेक्टेबल्स को लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अगर आप इक़्तिदार चाहते हैं तो ये नीड द इलेक्टेबल्स जी। इसके अलावा भी हमने 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ ने इलेक्टेबल्स को भी अपनी पार्टी में शामिल किया और यूथ को भी साथ अपने साथ लेके चले। मजबूरी थी वो, बहैसियत मजबूरी। उसकी रीज़न ये है कि पार्टी जो थी वो ग्रो कर रही थी और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि खान साहब इक़्तिदार में आए और अपने आइडियाज़ को वो इम्प्लीमेंट कर सकें जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया था जी जी। तो सर, आप क्या देखते हैं कि खान साहब जो इस टाइम, या आप देख लें कि अगर हम ऑडियो लीक्स की बात करते हैं या उनके ऊपर जो केसेस अब चल रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, इस हवाले से क्या देखते हैं कि खान साहब का जो इस टाइम बयानिया है अवाम में मकबूल भी था? खान साहब एक वो लीडर साबित हुए जो एक चॉइस नहीं थी अवाम के साथ। कहा जाता है कि उनको खान साहब को उस शक्ल में देखा कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे यूथ के लिए बेहतर साबित होंगे। अब जब ये लीक्स का सिलसिला चला है तो आपको लगता है खान साहब की मकबूलियत में कोई फ़र्क, कोई उसमें उतार चढ़ाव आया है? देखिए, लीक्स बहुत सारी आ रही हैं और ये अभी इनिशिएट हुई हैं। जो लीक्स आ रही हैं वो देखें आप, तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। वो बात अगर पूरी हो, जेन्युइन हो, तो दैट इज़ अनदर थिंग। खान साहब की ओरिजिनल उसमें वॉइस है, फिर खान साहब ने इसकी तरदीद या तस्दीक भी नहीं की ना? खान साहब ने बिल्कुल उनकी ओरिजिनल वॉइस है और ओरिजिनल वॉइस, अभी आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मेरी किसी हिस्से को तोड़ें, दूसरी जगह जोड़ें, तो वो एंटायरली वो बात का मकसद ही चेंज हो जाएगा। आप चैलेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, दैट इज़ अ रियलिटी। सेकेंडली, जो उन्होंने बात की वहाँ पे ऑडियो लीक के अंदर वो बड़ी क्लियर थी। साइफर के बारे में बात की उन्होंने। साइफर वो एग्जिस्ट करता है, अगर तो उसका कंटेंट खान साहब ने कोई ऐसा पेश किया है लोगों के सामने कि जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर तो आप बात करें कि साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ले आए इसको, डिक्लासीफाई करें, पब्लिक के अवाम के सामने रखें। खान साहब ने तो ऑलरेडी इनको कहा अगर जुडिशियल कमीशन बनाए इसके ऊपर, अगर जुडिशियल कमीशन बनता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नेशनल जो अपनी उसका इजलास था वो बैठा, उसमें कुछ साबित नहीं हुआ। 37वां इजलास जो हुआ था, जो आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास खान साहब के दौर में बैठा था, खान साहब की सरबराही में बैठा था जी। उसमें उन्होंने उन लोगों ने डिमाश किया उसी साइफर को लेके जी। अब ये सवाल ये आ रहा है कि साइफर जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अगर साइफर एग्जिस्ट करता है और उसका कंटेंट खुदा ना खासा खान साहब ने चेंज कर दिया, जो आइडियो लीक साहब कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, मिनट्स चेंज कर देना, उसके साथ खेलना, फिर तो उसको आने देना, उसको इन्वेस्टिगेट करें ना, तो ये इसको कैट एंड डॉग प्ले ना करें इसके साथ। वो तो गायब हो चुका है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से गायब हो गया, तो इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। वो सबसे पहले आपके वजारत दाखिला में आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट होता है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसको पेश किया गया है, तो उसके मिनट्स हैं, तो वो क्यों नहीं पब्लिक करते? फिर करें पब्लिक उसको और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें ना। यहाँ पे उन्होंने तो कहते हैं खान साहब जो है ना वो साथ लेके हैं,
मजाक है ये मजाक है कि आप एक डॉक्यूमेंट जो कि आपका पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, खान साहब उसको निकालें और ले जाएं, इसका मतलब उसकी कॉपी अवेलेबल ही नहीं है, किसी और जगह पे उसकी कॉपी अवेलेबल नहीं। उससे बड़ा इल्ज़ाम तो ये है कि पानी की बोतलें साथ ले गए। चले ये मजाक ही हो रहा है फिर। नहीं ये मजाक नहीं, ये तो इल्ज़ामात लग रहे हैं खान साहब, आपके लीडर के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, मरीम नवाज साहबा लगा रही है। ये देखे बात ये है कि खान साहब कौन से चौलिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं कि पानी की बोतलें साथ ले जाए, मजाक हो रहा है। तो सर क्या देखते हैं आप इस टाइम जो नैब के केसेस बने हुए थे मरीम नवाज़ के ऊपर, फिर इसहाक डार का वापस आ जाना इस मुल्क में, जिनको 4 साल 5 साल बाहर जो है ना एक अदालत से मफरूर करार दिया गया कि जहाज़ में बैठ गए, उसी में वापस वही प्राइम मिनिस्टर जो था लेके गया, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उनको वापस लेके और आके मुल्क का वज़ीर ख़जाना बना दिया। सर कानून कहाँ पे, हमारे इदारों का चेक एंड बैलेंस कहाँ पे? ये इस तरह के लोग क्या अपने मुल्क की रकम को लूट के बाहर जाएंगे और फिर आके वज़ीर ख़जाना बन जाए, वज़ीर बन जाए? ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? देखिए ये सवाल तो हमारी अदालतों से होना चाहिए कि ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या हो रहा है। जी मामला ये है कि आप किसी बंदे को अगर आपने उसको पहले डिस्क्वालीफाई किया, उसको आपने इश्तिहारी करार दे दिया, उसको आपने अब्सकॉन्डर करवा दिया, वो बाहर भाग गया, इलीगल चैनल यूज करते हुए बाहर भाग गया जी, अब वो सारे केसेस आपने जो पहले इसका मतलब बाहर खुद भागा वो। बात ये है कि जो पहले काम हुए, मैं इसहाक डार की बात कर रहा हूँ आपसे, सही, इसहाक डार की बात कर रहा हूँ। इसहाक डार जो पहले जो काम हुए, या तो फिर उसको नल एंड वाइट करते हैं कि वो सारा कुछ गलत हुआ, और जिन लोगों ने गलत किया उसके ऊपर तो उनको कटहरे में लाया जाए, भैया आपने पहले क्यों गलत किया। अगर अब सही है तो पहले जो हुआ इसका मतलब वो पहले गलत हुआ, तो उसको उसका तो कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो है ना, कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। माफ करने वाले कोई तो जुर्मदार है इसमें। एग्जैक्टली कोई अकाउंटेबिलिटी तो इस मुल्क में होनी चाहिए, होनी चाहिए। या तो पहले गलत है या अब गलत है, इसके अंदर ये दोनों, वो सही है और ये भी सही है, ऐसा हो नहीं सकता। सही। मरियम नवाज के बारे से क्या आप बात करेंगे कि आप उनको भी पहले सेम रिप्लाई है, कोई गलत है, सेम रिप्लाई। तो केस तो नैब के चेयरमैन ने बनाया उनके ऊपर, नैब के चेयरमैन ने उनके ऊपर केसेस बनाए, नैब के चेयर इमरान आपकी हुकूमत ने उनके ऊपर ये केसेस बनवाए। मरियम देखें जी, बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो कि जरदारी के केसेस है, जरदारी दौर के बने हुए थे, हम लोगों ने उनको बस स्पीड अप किया। जो प्ली उन लोगों ने ली थी नैब के अंदर जाके, हम लोगों ने उनको स्पीड अप किया, और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सही है। तो सर क्या देखते हैं कि मरियम नवाज के जो केसेस बने हुए थे उनके ऊपर नैब के, अब उनको रिहाई मिल गई, अब वो सियासत में वापस, यानी कि वो हलकों में भी अब जाना शुरू हो गई हैं, आपको लगता है कि वो कम्पीट करेंगी, खान साहब को चैलेंज कर सकती हैं? देखें फिलहाल तो जलसों में हलकों में नहीं जा रही, फिलहाल तो मुल्क से बाहर है सर, और वो इस इसी चीज़ की प्लानिंग कर रही हैं वहाँ पे बैठ के, यही चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, जो वो करेंगी फिर इसके ऊपर बात करेंगे, अभी तो बातें ही है ना जी। अच्छा। मेन चीज़ तो ये है कि दुआ है कि अल्लाह करे वापस आ जाए, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद वो वापस ही ना आए। वो बहुत कंफर्टेबल है माशाल्लाह, वो लंदन के अंदर उनके घर हैं, वहाँ पे अपने फ्लैट्स में रह रही हैं, जो तो कह रहे थे नहीं हमारे हुकूमत है, अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, वो वापस आएंगे, बल्कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। चले लेट्स सी, अवाम के ऊपर है, क्या देखते हैं आएंगे? मेरे ख्याल के मुताबिक उनको आना चाहिए, उनको अदालतों को फेस करना चाहिए। वो भी अब्सकॉन्डर हैं जो दिल की बीमारी का बहाना बना के, जिनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, ऑल ऑफ सडन लंदन जाकर सारे प्लेटलेट्स पूरे हो गए। तो उसके अंदर जो हेल्थ आपकी कमेटी थी वो तो आपने बनाई थी, जो कुछ भी है। देखिए बात ये है कि ना? प्रेजेंटेशन किसी को भी की जाती है, आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करता है आपका स्टाफ, तो आप उसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई एक्शंस लेते हैं। तो आप ये याद करें कि जस्टिस जो थे फायज ईसा, नहीं फायज ईसा साहब नहीं थे, जो केस उनके ऊपर चला अतर मिनल्लाह साहब थे। अच्छा, अतर मिनल्लाह साहब ने ये बात की थी कि कल नवाज शरीफ साहब अगर खुदा ना खासा फौत हो जाते हैं, उनको कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरा अभी आपके चैनल से ही मेरा अतर मिनल्लाह साहब से सवाल ये है कि जो बहुत सारे लोग जो हैं ड्यूरिंग कस्टडी चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनका जवाब दे, कौन है जवाब दे? बनता है सवाल जी। एग्जैक्टली जी। अगर इसी चीज़ को हम देखें कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं या अदालतों का आके उनको सामना करना चाहिए, जो कि होना यही चाहिए। आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज गई हैं वहाँ से, हो सकता है वो वापस ना आए, नवाज शरीफ वापस ना आए, तो क्या ये कहीं इमरान खान साहब का ही प्रेशर उनके ऊपर बनता है, या इसी वजह से वो वापस ना आने का जो है वो, जिस तरह आप कह रहे हैं आपकी ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे थे मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। तो सर क्या देखते हैं इस टाइम अगर इमरान खान साहब जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे हैं, इसमें डिले क्यों नज़र आता है आपको? देखिए खान साहब की जो भी बात होती है उसके अंदर ख़ास एक हिकमत होती है। मिसाल के तौर पे अभी 9 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, जिस जगह बैठे हैं NA-108 में, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, और यहाँ से हमारे जो MNA थे फ़रूख हबीब साहब से,
और वो 1200 वोटों से उन्होंने ये इलेक्शन विन किया था जी। तो नून लीग की स्ट्रैटेजी ये थी कि जो वीकर एरियाज़ हैं, जो ये समझते थे कि जहाँ पे नून लीग किसी ना किसी कंपटीशन में थी, उन एरियाज़ को टारगेट करके वहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए। सही है। तो इनका आइडिया ये था। तो खान साहब ने 9 हलकों में खुद खड़े हो गए, उन्होंने फैसला किया मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था खान साहब का, उनकी हिकमत अमली थी। अब मैटर ये आ जाता है कि वो खान साहब आगे लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत अमली है, वो एक डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत जल्दी अवाम के सामने वो मामला भी आ जाएगा। सर 9 हलकों से इलेक्शन खान साहब का लड़ना ये सही फैसला है जो था किया था उन्होंने? मेरे ख्याल में सही फैसला। सर फिर उनको बाद में इस्तीफे देने पड़ते बाकी हलकों से? हम तो इस्तीफे दे चुके हैं, खेल तो वो लोग रहे हैं। फिर सारे के सारे इस्तीफे इकट्ठे आए तो सबको इकट्ठे इस्तीफे माने और सब पूरा नया इलेक्शन करवाएं सारे हलकों में। ये सर क्यों पार्टी में नज़र आता है कि एक आपके MNAs जाते हैं जो राब्ता करते हैं हाई कोर्ट से कि हमारे इस्तीफे वापस किए जाएं, और उसके बाद खान साहब कहते हैं, बयान देते हैं कि फिर हमें पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जाके ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे वापस हो जाएं। प्ली ये है मंजूर ना किए जाता, मतलब यही ना जी, मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूँ जी। वो ये कह रहे हैं, प्ली हमारी बेसिकली जो अदालत के साथ थी वो ये थी कि आपने जो इस्तीफ़े दिए थे वो सारे 133 जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे। तो ये स्पीकर साहब जो पिक एंड चूज़ कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर मुनाफकत देख रहे हैं हम लोग, जो पिक एंड चूज़ खेला जा रहा है। अच्छा। मुनाफकत उसके अंदर ये है कि 133 लोगों ने इकट्ठे इस्तीफ़े दिए, उसके अंदर 9 के अंदर आपने इस्तीफे उनके एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके पीछे जो लॉजिक वो खुद मान रहे हैं कि यार ये वीकर एरिया हैं, वहाँ पे हम इलेक्शन करवाते हैं, बाकी एरिया हम छोड़ देते हैं। तो वो प्रेयर बेसिकली ये थी कि हमने इस्तीफे इकट्ठे दिए हैं, या तो सारे इकट्ठे इस्तीफे मान लिए जाएं या सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए जाएं। तो ये बेसिकली प्ली ये थी, और ये मैं समझता हूँ बड़ी रीज़नेबल, और ये बड़ी रीज़नेबल प्ली है, इसके अंदर कोई दूसरी बात तो है नहीं। तो सर इस हल्के से जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे इलेक्शन है NA 108 में, जो फ़ारूक हबीब साहब का हल्का भी है, तो ये फ़ारूक हबीब साहब जो है ना, इन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन को लड़ा, और ख़ान साहब यहाँ से क्यों लड़ना चाह रहे हैं? मैंने जैसे आपको बोला कि ख़ान साहब की ये हिकमत अमली थी कि सारे हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ूंगा, ये तो पार्टी पॉलिसी है ना जी। तो पार्टी पॉलिसी के ऊपर तो खान साहब की ये एक जो बात है वो सबको। तो फ़ारूक हबीब साहब भी तो लड़ सकते थे, उनको क्यों पीछे किया गया? देखिए इफ़ एंड बट्स तो बहुत हैं, आप भी लड़ सकते थे, फ़ारूक हबीब साहब भी लड़ सकते थे, कोई भी लड़ सकता था इलेक्शन। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि पार्टी ने ये डिसाइड किया कि सारे हल्कों में खान साहब खुद ही जाएंगे, तो उनकी पार्टी पॉलिसी है हमारी, तो वी आर स्टैंडिंग विद द पार्टी पॉलिसी। क्या सिचुएशन है इस टाइम हल्के में? हम इंशाल्लाह NA 108 का इलेक्शन जो है बड़ी मार्जिन से विन कर रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। ये सब कुछ होने के बाद भी इतना जो चल रहा है सियासत, आपके नज़दीक बहुत कुछ हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कुछ नज़र हमें आ नहीं रहा। आप ऑडियो लीक्स की बात की, मैक्सिमम दिस इज़ व्हाट यू हैव। अब वो ऑडियो लीक्स के ऊपर ही खेल रहे हैं, उसको भी वो क्या कह रहे हैं कि उसके साथ भी प्ले कर रहे हैं, जोड़ तोड़ करके खान साहब की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो आने दें, कोई मसला नहीं है, अवाम को पता है। सर खान साहब की एक और ऑडियो भी लीक हुई जिसमें वो 5 सीटें खरीदने की बात कर रहे हैं, तो वो जो 5 सीटें खान साहब ने खरीदी थी बकौल ऑडियो लीक के, वो कौन लोग हैं? वो आए बाहर, और वो खान साहब का स्टैंड क्यों नहीं कर रहे? वो खान साहब बताया ना कि कौन लोग हैं। देखें जिन लोगों ने ये ऑडियो लीक की है, खान साहब ने तो कह दिया हमने एक भी बंदे को नहीं खरीदा, उनकी तो बात ऑन रिकॉर्ड है। अब बात आ जाती है इनकी, ये कह रहे हैं खान साहब ने बंदे खरीदे एज पर ऑडियो लीक्स, तो बंदे कौन है जो हमने खरीदे हैं, और हमारे वोट बैंक में इजाफा क्यों नहीं हुआ, और वो बंदे हमारे साथ स्टैंड क्यों नहीं किए? तो सवाल तो ये है, अगर हमने बंदे खरीद लिए, खान साहब इन चीज़ों के ऊपर आके तरदीद क्यों नहीं कर रहे? मैं कहता हूँ उससे बड़ी तरदीद क्या होगी कि पब्लिक के अंदर जलसों में आकर उन्होंने कह दिया कि मैंने कोई बंदे को नहीं खरीदा, और वो कर्ज कर रहे हैं उन लोगों को जो कि बिकते हैं यहाँ पे। आपने देखे कुछ चीज़ें हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप लोगों, ये एक ऑडियो लीक आई, अननोन सोर्स है, और सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो एक नोन सोर्स से हुआ, और सब लोगों ने देखा क्या हुआ। सिंध हाउस में जो मंडी लगी है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतनी ओपन मंडी कहीं नहीं लगी। वो आप एग्री करते हैं कि वाकई ही पैसों पे बंदे खरीदे गए? वो कौन जो बंदा है जो जी शऊर है वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करता कि वो बंदे बेवकूफ़ थे, वो अचानक से उनका ज़मीर जाग गया और नून लीग के साथ जाकर स्टैंड हो गया। तो नून लीग ने ऐसा क्या कर दिया जो कि अचानक से उनके ज़मीर जागे हैं, वो जाकर उनके साथ स्टैंड कर गए? पाकिस्तान में हिस्टोरिकली ऐसा होता है। नहीं जा सकते थे, अवाम उनको महंगाई के ताने देती। अब वो जा रहे हैं हल्कों में, अब वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? सवाल ये है, अगर वो वहाँ पे महंगाई की वजह से नहीं जा रहे थे, तो अब तो महंगाई तो 3 गुना ज़्यादा है खान साहब की गवर्नमेंट के बाद जी, तो अब वो हल्कों में जा रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम जो है इतनी मासूम नहीं है जितनी ये लोग समझते हैं। दे आर वेरी क्लेवर, और मीडिया, थैंक्स टू यू पीपल, कि आप लोगों ने मीडिया में इनको इतनी अवेयरनेस दी है कि वो लोग जो है अब वो अपने हक और सच की बात कर रहे हैं, और जो वो समझ रहे हैं, जो दिख रहा है उनको, वो पूरा अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
तो सर जो नून लीग में जा रहे हैं आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे लेके चले गए, लोटे हैं, जो तरीके इंसाफ में आ रहे हैं वो क्या हैं? देखिए मैं हैरान हूँ, अब मुझे कोई एग्जांपल पुट करें कि यार वो बंदा जो है वो तरीके इंसाफ में आया है। देखिए एक बंदा जो है वो रिज़ाइन करके किसी पार्टी से आपकी पार्टी में शामिल होता है। जो यहाँ पे जो खिलवाड़ हुआ है, जो बंदे हमारे गए हैं, वो तो आज भी अपने आप को पीटीए का हिस्सा करते हैं और वो पीटीए को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ऑपोजिशन लीडर इन द पार्लियामेंट। तो ये क्या है? ये राजा रियाज साहब की बात कर, मैं बात उन्हीं की कर रहा हूँ जी। मैं उन सब लोगों की बात भी कर रहा हूँ जो पीटीए के अंदर जिन लोगों ने पार्लियामेंट को छोड़ा नहीं, ठीक है ना जी। तो बात ये है कि वो कहते हैं हम पीटीए ही हैं, पीटीए कहते हैं वो पीटीए नहीं है। अगर वो पीटीए में वो डिसएग्री थे पीटीए पॉलिसी के हवाले से, खान साहब से मुतफिक नहीं थे, तो उन्होंने उनको जो मैंडेट मिला था असेंबली में जाने का, वो खान साहब की वोटों की वजह से मैंडेट मिला था। तो सबसे पहले काम ये बनता है जब आप किसी बंदे से डिसएग्री होते हैं, आप अपना रेजिग्नेशन उसके सामने रखते हैं, बनते हैं, फिर आप रेजिग्नेशन रख के आप पब्लिक में जाते हैं। तो यहाँ पर मामला हुआ उलट। मामला ये हुआ कि आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया, आप इस पोजीशन में थे कि आप अपने लीडर के खिलाफ जा सकते, जिसकी वजह से आपको पब्लिक ने वोट दिया। तो आपने उस मैंडेट को, आपने जो पब्लिक ने आपको दिया, आपने उसको बेचा। उस मैंडेट को बेच के आप पार्लियामेंट में चले गए। तो ये बड़ी चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई दूसरी बात तो है नहीं। तो सर राजा रियाज साहब जिस तरह कह लें, या और भी नदीम अफजल चंद साहब कह लें, जो पार्टी से मुनहरिफ हुए हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे भी हैं, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आप को कहलाते हैं, तो ये जो पार्लियामेंट का एक रास्ता रखा गया है, जो इस्तीफ़े यानी कि 133 की बात करते हैं, जो मेंबर हैं आपके नेशनल असम्बली के, तो ये भी एक खान साहब के पास कोई चॉइस है वापस जाने की असम्बली में? अगर देखें आप, खान साहब तो नया इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनकी तो एक ही मुतालबा है कि हम असम्बली नहीं जा रहे। अभी रिसेंटली भी ये बात हो रही थी कि बात की जा रही थी कि असम्बली में वापस जाएँ। तो बात तो खान साहब ने बड़ी क्लियर कर दी कि नहीं जा, पार्टी पॉलिसी बड़ी सिंपल है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द असेंबली। क्यों सर, वजह क्यों नहीं? इलेक्शन ही क्यों? अगर उनको मैंडेट मिला और वो हुकूमत खुद ये चाहती है कि हमारे साथ, और वो ये चाह रहे हैं कि हमें जो ये हुकूमत मिले गलत टाइम पे मिली है, तो अभी हम ये बात अभी थोड़ी देर पहले आप बात डिस्कस कर रहे थे कि जो सिंध हाउस में हुआ, और मैंने आपको बड़े क्लियरली एलेबोरेट किया, बड़े क्लियरली बताया कि जो बंदे नून लीग के साथ स्टैंड किए हैं वो सारे के सारे पैसों की वजह से ही स्टैंड किए। अच्छा, अब मामला आ जाता है आगे इलेक्शन में उनको मैंडेट का और आगे जाने का। दुनिया में जब भी अदम एतमाद होती है उसका एक ही मामला होता है, अदम एतमाद होने के फ़ौरन बाद इलेक्शन कॉल किए जाते हैं। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर अदम एतमाद होने के बाद जो दूसरी जो बंदे आपने इलेक्ट किए हैं उसको कंटिन्यू कर रहा। ठीक है। अच्छा, अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे या वो डिसएग्री थे इस गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उनको रूट आउट कर दिया, उनको आउट थ्रो कर दिया ऑफिस से, तो उनका तरीकाकार दूसरा ये था कि वो पब्लिक में जाते, वहाँ से फ्रेश मैंडेट लेके आ जाते। सही। अब मैटर ये है कि उनके पास मैंडेट नहीं है। आपके वो गिने चुने लोग हैं जो असेंबली के अंदर हैं, उनको वो पार्टनर इन क्राइम है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या आप नाम लेना शुरू करूँ, 11, 13, 14 पार्टियाँ बन जाती हैं। सही। जो 14 पार्टियाँ जो वो सारे पार्टनर इन क्राइम हैं, वो कहते हैं जब तक ये गवर्नमेंट चलती रहेगी हमारा रोजगार लगा हुआ है, हम खाते रहेंगे, जैसे बढ़ते रहेंगे और उनका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर, हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो आपको नहीं लगता कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी कौम के लिए, और बहुत बड़ा सवाल निशान बनता है, हमारी हुक्मरानों के लिए बड़ा सवाल बनता है? हम इस टाइम आप क्या देखते हैं कि हमारे एक तो सैलाब की वजह से बहुत सारे ज़राई जो हमारी ज़मीनें हैं, ज़राई काश्तकारी के हवाले से जो हमारी एक समझ ले कि एक ग्रोथ होती थी, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो किस तरह से स्टैंड करेंगे पाकिस्तान अपने आप को ज़राई मुल्क के हवाले से, किस तरह से अपने आप को स्टैंड करेगा, इस महंगाई के तूफ़ानों से निकलेगा? जहाँ तक मेरा एनालिसिस है एग्रीकल्चर कंट्री और पाकिस्तान का, हम छोटे होते पढ़ते थे क्लासेस के अंदर कि पाकिस्तान का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, हमारे पास बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं। जी। मसला ये है कि हम लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, और ये खिलवाड़ आज से नहीं चल रहा, पिछले 30 साल से चल रहा है। अब ये सैलाब की बात आज आपने की, ये नेचुरल डिजास्टर है, उसके अंदर कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। अब कहीं भी सैलाब आ जाए, ये कहीं भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो आप उसके अंदर आप नेचर के साथ फाइट नहीं कर सकते। इट्स वेरी क्लियर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैटर ये कि आप खुद क्या कर सकते हैं। ये एक नेचुरल क्राइसिस है, नेचर का क्राइसिस है, एक मैन मेड क्राइसिस है, और मैन मेड क्राइसिस का मैं जिम्मेदार करार देता हूँ पिछले 30 साल से जो गवर्नमेंट्स यहाँ पे चल रही हैं। डैम्स नहीं बनाए गए, उन लोगों ने ना एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई कि कौन से एरिया में हमने कौन सी क्रॉप डालनी है, उसको किस
किस लेवल के ऊपर उसकी आउटपुट होनी चाहिए, हमारी आउटपुट होनी क्या चाहिए। सही है। आप ये इस चीज़ को रूल आउट ना करें कि हमारे साथ अफगानिस्तान भी है जहाँ पे गंदम नहीं होती है। अल्टीमेटली अफगानिस्तान डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, गंदम के ऊपर भी। और ना सिर्फ गंदम पे बल्कि मिल्क प्रोडक्ट पे, आपकी जो आपकी मीट प्रोडक्ट है वो भी सारी की सारी इधर से उधर जा रही है। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और 30 साल के अंदर आप ये देखें कि आपकी जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमारी एक्सपोर्ट है, उसका एक मेजर चंक जो है टेक्सटाइल है। सही। और जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो सारा का सारा हमारा जो नेचुरल फाइबर है जिसको हम कॉटन कहते हैं। मसला ये है कि पिछले सालों के अंदर पाकिस्तान की जो हाईएस्ट आउटपुट कॉटन की रही है वो 1.5 लाख बेल की, 1.5 करोड़ बेल की थी, जो कि ग्रेजुअली इस वक्त जो उसकी आउटपुट है वो तकरीबन 90 लाख या 80 लाख बेल के ऊपर हम डिक्लाइन कर गए हैं। और अब ये नेचुरल डिजास्टर आया तो शायद ये क्रॉप जो फर्दर डिक्लाइन कर जाए, 30 लाख बेल पे आ जाए। तो हम लोगों ने कॉटन के ऊपर काम नहीं किया, हम लोगों ने अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम थी उसको हमने उठा के फेंक दिया। अब हम कर के ये रहे हैं कि हम लोग कॉटन जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में बन रहा है वो तो हम ले ही रहे हैं, उसके बाद एक मासिव अमाउंट जो कॉटन जो है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये 30 साल से चल रही हैं और इनको एड्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आ जाए आप डैम्स के ऊपर। पाकिस्तान में आखिरी जो डैम बना था उसको कम से कम को 30 से 35 साल हो गए। आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ दुनिया के अंदर एनर्जी की प्राइसेस इतनी बन रही हैं तो आप अपना डैम ही ना शुरू करें। ये मैं क्रेडिट देता हूँ खान साहब को कि उन लोग पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने 3 डैम शुरू किए हैं, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए। वो डेफिनेटली डैम नीड्स टाइम, वो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट बन जाए। मेरा सवाल ये है कि ये सारे के सारे डैम नून लीग की गवर्नमेंट में क्यों नहीं शुरू हुए? बना? तो ये वहाँ पे शुरू भी हो सकते थे, इनिशिएट भी हो सकते थे और कंप्लीट भी हो सकते थे। मोटरवेज बनाई उन्होंने, लेट बी कंप्लीट। तो वो जो है वो इनिशिएट भी हो सकते थे और वो खान साहब के दौर में कंप्लीट भी हो सकते थे। 5 साल आपने बात की, 5 साल या 7 साल एक डैम का टाइम होता है। तो आपने इनिशिएट तो खान साहब के दौर में किया, ठीक है। नून लीग ने बीच में क्या किया? सवाल ये है नून लीग ने ये जो हमारे ऊपर एनर्जी का क्राइसिस आया हुआ है कि 5 सालों के अंदर 11,000 मेगावाट जनरेट किया और 11,000 मेगावाट सारा का सारा जो महंगी बिजली का प्लान थे वो लेके आए। फर्नेस ऑयल, आपके जो कोल फायर्ड प्रोजेक्ट हैं वो लेके आए, आपके जितने गैस के साथ प्रोजेक्ट लेके आए, गैस बर्न करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त जो प्रॉब्लम है कि एनर्जी का रॉ मटेरियल जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। जो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें एनर्जी का 50% जो इस पाकिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट्स हैं उसका 50% जो है वो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए मुल्क के अंदर। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी लीडरशिप ने 40 साल के अंदर हमें कोई डैम नहीं दिया। और मैं क्रेडिट देता हूँ स्पेशली खान साहब की गवर्नमेंट को कि हमने 3 डैम शुरू किए हैं और दे आर नियर टू कम्प्लीशन, उन पर काम चल रहा है। होपफुली 2025 ये 27 के अंदर वो उनकी कंप्लीशन हो जाएगी। सही है सर। फैसलाबाद की आवाम का बेसिक मसला क्या है, यहाँ पे मसाइल क्या हैं? अब फैसलाबाद से मुराद मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ की आवाम के मसाइल जानते हैं, तो इसी को कंपेयर करते हो या पाकिस्तान की आवाम के भी सेम मसाइल हो सकते हैं? सबसे बड़ा मसला क्या है इस टाइम फैसलाबाद की आवाम का? गरीब देखिए जी, फैसलाबाद की आवाम जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर नहीं रहती, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जो हर पाकिस्तानी के मसाइल हैं वही फैसलाबाद की आवाम के मसाइल हैं। हर बंदा समझता है उसको इज्जत की रोटी मिलनी चाहिए, इज्जत का रोजगार मिलना चाहिए, वो चाहता है उसकी रूल ऑफ लॉ हो, जब कोई बंदा उसके साथ ज्यादती करे उसको स्पीडी इंसाफ मिले। यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, यहाँ पे जब थाने में जाते हैं आपको पता है क्या मामला बनता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की जो हैं ऑन दी होल वो सारी की सारी मिसमैनेज्ड हैं। ठीक है ना जी, इनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी की सारी चीज़ें जो मिसमैनेज्ड हैं, बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए। अगर मैनेजमेंट बेहतर हो तो ये सारे के सारे मामला ख़त्म हो सकते हैं। अब रोज़गार का सेक्टर जो स्पेशली मैं फैसलाबाद की बात करता हूँ, यहाँ पे 70% जो लोग हैं वो एसोसिएटेड हैं टेक्सटाइल सेक्टर के साथ। तो इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर जो बहरानों का शिकार है, इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसके बहुत बुरे हालात हैं। लोगों के अंदर बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, लोगों के बिल बहुत आ रहे हैं और लूमें बंद हो चुकी हैं, कॉस्टिंग मैच नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान है जो कि क्रिएट हो चुका है। आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कब तक इसको ये बहरान फुलफिल होगा। इस वक्त जॉबलेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप हमारे पोजीशन इस वक्त ये है कि अगर हम अपने पॉलिटिकल डेरे पे बैठते हैं, पॉलिटिकल ऑफिस में बैठते हैं, जो पहले लोग मांगने के लिए आते थे हेल्प के लिए, अगर 2-4 थे तो उनकी तादाद अब हज़ारों में चली गई। तो ये हम लोग इसको एक जेन्युइन इंडिकेटर समझते हैं कि पब्लिक के अंदर जो है वो गुर्बत की इंतहा हो चुकी है। मांगने के लिए लोगों को आना मतलब ये है वो सारे जेन्युइन लोग हैं,
मांगने का आने का मतलब ये है कि उनके पास दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस, उनके पास एक ही चॉइस है यार, किस तरीके से अपना घर पूरा करें, किस तरीके से बिजली के बिल जमा करवाएं। जी जी, वक्त गुजरे और उनकी सारी तनख्वाह बिजली के बिल में गुजर जाती है। Exactly. सर आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई को या इन मसाइल से हल क्या है निकलने का, कोई आपके माइंड में अगर ऐसी कोई बात या आइडिया? पाकिस्तान का मसाइल का हल जो है ना वो जादू की छड़ी नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल के हल एक डायरेक्शन है जो कि इस मुल्क को आपको देनी पड़ेगी। आपको कोई भी बंदा लेके आना पड़ेगा, या जो भी बंदे आ रहे हैं वो अपनी 5 साल की गवर्नमेंट के लिए सारे उल्टे सीधे प्रोजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान को बहरानों का शिकार करके खुद चले जाते हैं। स्पेशली 2013 से 2018 तक जो नवाज शरीफ और गवर्नमेंट ने किया है, मैं ये समझता हूँ इससे बड़ा खिलवाड़ जो है पाकिस्तान के साथ नहीं किया जा सकता था। ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पीटीए का सपोर्टर हूँ और पीटीए के टिकट होल्डर हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उसकी रीज़न, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं पाकिस्तान ने बहुत बुरे तरीके से बियर किए हैं। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान को बेहतर करना है, आपको पाकिस्तान के मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पावर सेक्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पकड़ें, पावर सेक्टर को आप पकड़ के ये सबसे पहले डिसाइड करें कि हमने 1 लीटर ऑयल, 1 लीटर फर्नेस ऑयल, 1 MMBTU जो गैस जो है ना वो भी हमने बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी एनर्जी जनरेशन के लिए। हमने टोटल हाइड्रो पे जाना है, या हमने चीप पावर पे जाना है, या ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाना है। अगर आपके ऑल्टरनेटिव एनर्जी के प्लांट्स लेट हैं तो आप अगर एटम बम बना सकते हैं तो आप न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन का जो आपका सेगमेंट है आप उसको बढ़ाएं, उसको 30% 40% पर लेके जाएं, क्योंकि उसकी जो एनर्जी कॉस्ट है कंपैरेटिव, बहुत कंपैरेटिव है। अच्छा, अब आप एग्रीकल्चर की तरफ, आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ये आपने करना यहाँ पे क्या है। आपकी लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। हमारी कॉटन जो है, हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर फैसलाबाद का और पाकिस्तान का, उसका एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा शेयर है। तो आपको रॉ मटेरियल्स की जनरेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप रॉ मटेरियल इन फ्यूचर जनरेट यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे ग्रो नहीं करते, तो आपकी एक्सपोर्ट वाइप आउट हो जाएगी, यू विल बी ड्राइड। ठीक है ना जी। थर्डली, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सेक्टर सबसे बड़ा इग्नोर्ड सेक्टर है। सही। नॉर्थ साउथ कोरिया का नाम ले लें आप, साउथ कोरिया जो था वो पाकिस्तान से सीखा उसने, लेकिन जो ट्रैक जो वो उन्होंने लेके चल रहे हैं, जो पाकिस्तान सीख के चल रहे थे, वो आज हमसे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं और हम नीचे के नीचे ही जा रहे हैं। हमारी एक ग्रुप सैमसंग जो है उनको लेके वो साउथ कोरिया को चला रहा है, उनके मल्टीपल ग्रुप्स हैं। सही है। $350 बिलियन के साउथ कोरिया के रिजर्व्स हैं, और हम $5 अरब के लिए हम मुल्क से पूरी दुनिया से मांगते फिरते हैं। हमें सर डायरेक्शन सही करनी पड़ेगी, फिर जाके मसाइल हल होंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। लास्ट क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन के बल्कि आपसे मशवरा मैं कहूँगा कि आप दें कुछ लीडरान, पार्टी के जो लीडरान हैं। मैं स्टार्ट करूँगा, इमरान खान साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मेरा खान साहब से एक ऑनेस्ट और एक नॉट एज अ पार्टी कारकुन, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा बीइंग अ बिजनेसमैन, और जो नज़रिया आप लेके चल रहे हैं उसके ऊपर आपको एक मैं खान साहब को मशवरा देना चाहता हूँ। वो मशवरा ये है कि खान साहब, आपने जब से आपने सियासत में आए, पहले वर्कर्स की बात करते थे, जेन्युइन बंदों को टिकट देते थे, आप कहते थे कि टिकट उन लोगों को मिलने चाहिए जो कि डिज़र्व करते हैं। 2018 में आपने ऐसे लोगों को भी टिकट दिए जो कि डिज़र्व नहीं करते थे, या डिज़र्व करते थे इस सेंस तक कि आपको वो जितवा सकें। सही है। अब आपकी पॉपुलैरिटी की पीक है। इस पॉपुलैरिटी की पीक के अंदर अगर आप इसमें कोई गंदे लोग डालेंगे तो ये ऐसे ही है कि आप कोई करेले का जूस डालें, करेला डालें जूस के अंदर, जूसर मशीन के अंदर, और एक्सपेक्ट करें कि आपको मीठा आपको जूस मिलेगा, एप्पल का मिलेगा। तो मेरी खान साहब से रिक्वेस्ट है कि ये इस टाइम को गंवाएं मत। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ये मेक और ब्रेक पोजीशन है। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर सही लोगों को नहीं लेके जाएंगे तो यू विल बी वाइप्ड आउट। आप पाकिस्तान के साथ ही, मैं समझता हूँ, गद्दारी करेंगे, पाकिस्तान के साथ बुरा सलूक करेंगे अगर आप इसके ऊपर कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंडली, विद इन पार्टी हम लोग बात करते हैं दूसरे लोगों की करप्शन के ऊपर। विद इन पार्टी आप सर्वे करवाएं जिन लोगों ने विद इन पार्टी करप्शन की हैं, MNA MPs बनने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान, हमारी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से कारकुन ऐसे थे जो कि मोटरसाइकिलों पे इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे। आज उनके पास लैंड क्रूजर्स हैं, मल्टीपल बिलियन की उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको डिग आउट करें और उनको पार्टी से बाहर निकालें, क्योंकि वो आपका फेस नहीं है। अभी वो मौजूद हैं पार्टी? बिल्कुल है। अच्छा। बिल्कुल है, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो अच्छी सफ़ों के अंदर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो लॉबी उनको प्रोटेक्ट कर रही है, जी। हाँ, सबको चाहिए वो लॉबी को उड़ा के बाहर करें, जेन्युइन लोगों को लेके आए। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं करना चाहूँगा खान साहब को, स्किल्ड लोगों को लेके आए। आप अगर कहते खंबे को टिकट दिया और खंबा जीत जाएगा, बिल्कुल जीतेगा,
लेकिन खंबा जो है वो जाके आपको सर्व नहीं करेगा। आप जाते हैं बार बार टेक्नोक्रेट्स की तरफ जाते हैं। टेक्नोक्रेट्स वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन दे हैव सम स्किल। वो आप उनको लेके आते हैं इसलिए कि आप समझते हैं वो अपनी स्किल्स यूज करके पाकिस्तान को क्राइसिस से बाहर निकालेंगे। तो आप पार्लियामेंट में वो लोग क्यों नहीं लेके आते जो कि ऑलरेडी स्किल्ड है? अगर आप स्किल्ड लोगों को नहीं लेके आएंगे तो पाकिस्तान बहुत बुरा भुगतने वाला है। तो मैं पाकिस्तान का फ्यूचर मैं ये समझता हूँ ये डिपेंड करता है, ये लिंक्ड है कि आपकी लीडरशिप कौन सी है जो पार्लियामेंट में अपना एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप वहाँ पे भेजते हैं। इस अवाम को जो बंदे रिप्रेजेंट करते हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, वो स्किल्ड होने चाहिए, और उनकी प्री क्वालिफिकेशन, वो ईमानदारी जो उनकी प्री क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा, लोग आते जाएंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, पाकिस्तान विल बी द सेम, देयर विल बी नो चेंज। नवाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ को मेरा मशवरा ये है कि वो रिजाइन करें, सुकून से अपनी जिंदगी बसर करें। कर क्या रहे हैं अभी? वो वैसे ही तो बैठे हैं। देखिए पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग के अंदर इस वक्त जो है सेंटर के अंदर उनका एक रोल है, और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा रन कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, नून लीग को मेरा मशवरा है कि आप शरीफ खानदान से बाहर निकल जाए। शरीफ खानदान इज़ नॉट द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जेन्युइन लोग आने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे नून लीग के अंदर बहुत सिंसियर और अच्छे लोग भी हैं, उनको उनकी लीडरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है। उनको चाहिए कि वो लेकर पार्टी को आगे चले, ताकि कंपेटिटिव, अगर आप कंपेटिटिव नहीं है, अगर कंपटीशन की फिजा नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी फिर भी चेंज नहीं आएगा। अगर एक पार्टी का लेवल ये है और दूसरी पार्टी ये है तो ये दिस इज अ ह्यूज गैप, नहीं हो सकता। तो वो आप जो गैप जो पहले 2018 में था वो गैप अब नहीं है, अब वो बड़ा क्लियर है कि पीटी इज स्वीपिंग ऑल द वे, दैट इज द सेम थिंग। मरियम नवाज को सेम मशवरा है, आप वो सुकून करें, टेंशन ना लें। अच्छा। पाकिस्तान यूके में जाकर सर्जरीज करवाएं अपनी। अच्छा। मजे करें, जिंदगी एंजॉय करें। ये नहीं कहेंगे हॉस्पिटल यहाँ बनवा लें पाकिस्तान में? वो पाकिस्तान में हम वो काम भी करेंगे, उसके लिए हम बैठे हैं। इंशाल्लाह पीटी आएगी तो उनके सर्जिकल इंस्टीट्यूट में हम यहाँ पे शहबाज शरीफ को क्या मशवरा दें? शहबाज शरीफ को मेरा मशवरा ये है कि ड्रामे बंद करें। अच्छा। हाँ, वो शहबाज ड्रामा है, वो ड्रामे ज़्यादा करते हैं और फैक्चुअली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है। बिलावल भुट्टो को? बिलावल भुट्टो जो लेगेसी है बेनज़ीर भुट्टो की, उनके ऊपर खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा। मेरा कहने का मतलब कहने का ये है कि जो लीडरशिप बेनज़ीर भुट्टो की थी वो लीडरशिप जो है बिलावल में कहीं भी नज़र नहीं आ रही। सही है। मेरा ये कहना है कि बेनज़ीर को वो बाहर से पढ़ के आई थी, उन्होंने इस अवाम के अंदर रह के एक डिक्टेटरशिप के अंदर स्ट्रगल की है, वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर गई हैं, उन्होंने एक स्ट्रगल की है पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। तो इनकी तो कोई स्ट्रगल नहीं है, ये तो हर चीज बंदे के सामने लेट जाते हैं। जो पीडीएम बनी है तो ये लेट के ही बनी है पीडीएम। सही है। खड़े होकर पीडीएम के आगे लेटे हैं जी। किन के आगे लेटे हैं? यू नो आप थर्ड पिलर जो पाकिस्तान का है एस्टेब्लिशमेंट के आगे सामने लेट गए हैं। सही है। तो अपने केसेस को बचाने के लिए जरदारी साहब को मैं कहूँगा बस करें, कितना लूटना पाकिस्तान को, बस कर दें। लास्ट मौलाना फजल रहमान साहब, वो फिर बुरा ना मना लें कि मेरा नाम मौलाना फजल रहमान जो है, देखिए मेरी बात सुने, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ। एक वर्ड यूज़ होता है जिसको कहते हैं उलमा सू। उलमा सू उनको कहा जाता है जो कि दीन को बेचते हैं। आई एम सॉरी, मैं ये एक डिफाइन करना चाह रहा हूँ और ये मेरा अपना ज़ाती मामला है, मतलब मैं जो समझता हूँ। देखें, जिस तरह मैंने आपके एक पॉलिटिशियन की बात की कि जैसे वो सियासत में आते हैं तो मोटरसाइकिल पे आते हैं, तो जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो 5 साल ख़त्म होते हैं तो लैंड क्रूजर और प्रॉपर्टीज निकलती हैं। सिमिलरली अगर आप दीन को सर्व करने के लिए यहाँ पे आए हैं तो आप अपनी हिस्ट्री चेक करें कि आप कैसे आए हैं यहाँ पे, और आप जब आपने मुल्क को दीन के नाम पे आपने कहा कि हम सियासत करेंगे और दीन को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी हालत ये है कि आप मुशर्रफ के साथ भी स्टैंड कर रहे थे, अब जरदारी के साथ भी स्टैंड कर रहे थे, आप नवाज शरीफ के साथ भी स्टैंड कर रहे थे। उसकी रीज़न ये थी, यू वर पार्टनर इन क्राइम, कि आप उस करप्शन के जो वो लोग कर रहे थे आप उनका हिस्सा रहे हैं। आप अगर आपको कोई नज़रिया होता, आप वाकई पाकिस्तान को चाहते कि पाकिस्तान एक दीनी मुल्क बने और उस तरह का दीन आए पाकिस्तान में जो कि खुलफा राशिदीन के दौर में था, तो कम से कम आपका स्टैंडर्ड तो फ्री होना चाहिए ना। आप सेपरेट नज़र तो आए कम से कम, आप तो हर चोर के साथ बैठे हैं, बल्कि इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जोड़ के रखने में बड़ा अच्छा वो स्मद बॉन्ड का जो है ना जी, वो रोल काम कर रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, जोड़ के रखना भी अच्छी बात है लोगों को। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और नाजरीन, यहाँ पे जो हमें एक चीज़ नज़र आई है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हैं उनको ख़त्म करने के लिए तमाम हुकूमतों को या जो भी आने वाली हुकूमतें हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इनका हल निकालना होगा। और जब तक हम
ज़राअत को सही तरीके से नहीं देखेंगे, ज़राअत के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, टेक्सटाइल के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, हम इन जो एक हमारा दिहाड़ीदार वर्कर है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो पाकिस्तान की डायरेक्शन, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आ सकते हैं। हमें बहुत ज़रूरत है इस टाइम अपनी आवाम को बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करने की, जॉब्स प्रोवाइड करने की, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस टाइम अपने आप को जो सियासत के अंदर एक क्राइसिस पैदा हुई है उसको मिल बैठ के हल करने की। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।